उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, विधानसभा का सत्र होने जा रहा है। किस तरह की तैयारियां हैं विपक्ष की? देखिए, विधानसभा के लिए विपक्ष तो पूरे समय तैयारी करता है और जनहित के मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है। लेकिन सरकार की मंशा साफ दिखाई देती है, विधानसभा के सत्र को कम कर कर, अवधि को कम कर कर। हमारी विधानसभा नियमावली, संचालन नियमावली है, जिसमें लिखा है कि 1 वर्ष में 60 दिन विधानसभा का सत्र चलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो 5 वर्ष में भी 60 दिन नहीं चल पा रहा है। और इसका कारण ये है कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनको ध्वस्त करने का प्रयास है धीरे धीरे। और गैरसैंण में 3 दिन का सत्र है, 1 दिन कैंडोलेंस रहेगी और 2 दिन जो है हाउस चलेगा। अब 2 दिन में इतने ज्वलंत मुद्दों को कैसे विधानसभा के पटल में रखा जाएगा? देखिए, पक्ष विपक्ष जो ये व्यवस्था है, ये इसलिए है कि भाई सरकार के सामने विपक्ष जो मुद्दे छूट रहे हैं, जो जनता का हित होना है, उसको रखता है और सरकार उस पर काम करे, ये सीधी सी बात है। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आप समझिए, आज सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कानून व्यवस्था लचर है, स्वास्थ्य के बेहाल है, शिक्षा की व्यवस्था बेहाल है, उत्तराखंड में रोजगार की सुरक्षा कहीं नहीं दिखाई दे रही है। इन सारे मुद्दों पर अगर हमें बात करनी है तो उसके लिए हमें अवधि चाहिए, लेकिन सरकार नहीं देती। और सरकार उल्टा ये कहती है कि हमारे पास बिजनेस नहीं है, इसलिए हम सत्र नहीं चला सकते। सरकार तो जो कार्य मंत्रणा समिति है उसका भी, मुझे हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी और प्रीतम सिंह जी ने पिछली बार कार्य मंत्रणा से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनका ये कहना है कि भाई जब आप सब कुछ पहले ही तय कर ले रहे तो कार्य मंत्रणा समिति का क्या मतलब है। कार्य मंत्रणा समिति का मतलब ये होता था कि भाई पक्ष विपक्ष के जो नेता बैठते थे और क्या क्या मुद्दे हैं, क्या बिजनेस है, कैसे सत्र को चलाया जाए, इस पर चर्चा करते थे। लेकिन अब कार्य मंत्रणा तो सिर्फ औपचारिकता रह गई, वो सब पहले से तय करके उन्होंने प्रोग्राम दे दिया, तो कार्य मंत्रणा का क्या मतलब रहता है? तो इसलिए मेरा मानना है कि सरकार जनता के मुद्दों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। ये नहीं चाहती कि जन सरोकारों के लिए काम करे। ये इसलिए जो है कि मुझे लगता है कि ये सत्र की अवधि बढ़ानी चाहिए, वरना सरकार खाली खाना पूर्ति कर रही है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने अपनी रणनीति सेट कर लिया है कि हरीश रावत जी भी सड़क से घेरने का काम करेंगे, करण महाराज जी सड़क से घेरने का काम करेंगे और वहीं पर भुवन कापड़ी जी सदन के अंदर घेरने का काम करेंगे तो कौन से ऐसे मुद्दे भी आप देख रहे हो, क्योंकि लचर हालत तो दिख ही रही है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं इस बार के जो हावी रहने वाले हैं सदन में? देखिए, अभी ये तो 2 दिन का सदन समझिए, उसमें जो है कि बहुत सारे मुद्दे हैं। स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, लचर कानून व्यवस्था का है, भ्रष्टाचार का है, आपदा है ना, शिक्षा व्यवस्था है, महंगाई है, बेरोजगारी है, रोजगार सुरक्षा है। अब ये सब चीज़ तो हम जब विधायक दल की बैठक में बैठेंगे, उसके बाद विधायक दल की बैठक में तय होगा कि कौन से मुद्दों को हम प्रमुखता से रख पाएंगे। मेरा ये कहना है कि हमारी जैसी स्थिति वाले राज्यों में सत्र 3-3 सप्ताह चलता है। बजट सत्र, आज बिजनेस नहीं है, अरे बजट सत्र में भी आपके पास बिजनेस ही रहता है क्या? तब भी आप 3 दिन में 4 दिन में हाउस खत्म कर देते हैं। आप न विभागवार बजट में चर्चा कराते हैं, न आप जो है कि सामान्य बजट में चर्चा कराते हैं ढंग से। आप समझिए कि हमारे प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हर व्यक्ति को, हर विधायक, विधानसभा का जो हमारा सदस्य है, उसकी भौगोलिक स्थिति अलग है। किसी के यहाँ स्वास्थ्य की समस्या है तो किसी के यहाँ शिक्षा की समस्या है, किसी के यहाँ पेयजल की समस्या है, किसी के यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, किसी के यहाँ वन की समस्या है। तो हर व्यक्ति को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास के लिए अलग विभाग में बजट की आवश्यकता है, लेकिन सरकार बजट पर चर्चा कराती नहीं है। तो उस कारण कहीं ना कहीं उत्तराखंड पीछे की तरफ जो है कि जो उनकी जन समस्याएं लोगों की है वो नहीं उठ पा रही हैं, उनका समाधान नहीं हो पा रहा। मतलब कि सरकार सीधे सीधे जनता के सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों से भागने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को उठाने से बचने के लिए जो है सदन का समय छोटा कर रही है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जनता के पैसे से सत्र चलता है और 3 दिन का ही करा रहे हैं। देखिए, जनता के पैसे से ही सब कुछ हो रहा है, सबकी तनख्वाह भी जनता के पैसे से ही है और जनता के लिए ही सब होना है। लेकिन आप जनता से लेने में तो अलग अलग तरीके से सारे टैक्स आप वसूल ले रहे हैं। आपने जो है उत्तराखंड में सब कुछ खत्म कर दिया। उत्तराखंड का जो प्राकृतिक रोजगार खनन था, उसे आपने जो है एक हैदराबादी कंपनी को 4 जिलों का जो मुख्य था वो दे दिया। आपने घर घर शराब पहुंचा दी। हम तहसील, उप तहसील, कोषागार, उप कोषागार सुनते थे, यहाँ तो शराब की दुकान, उप दुकान आप ले आए। आपने जो है कि उसमें राजस्व बचाने की जगह आपने पिछले बारों से कम दरों पे दुकानें अलॉट कर दी। क्या हो रहा है राज्य में सबको समझ में आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास महत्वपूर्ण विभाग हैं, सोमवार को कभी सत्र ही नहीं चलता, उन विभागों में चर्चा कैसे हो?
तो इसलिए जो है कि मेरा ये कहना है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेही के लिए गंभीर नहीं है, खाना पूर्ति कर रही है, उन्हें जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है, साफ साफ दिखाई देता है। तो सर जिस तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि महिला अपराध बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, चाहे तो वो उत्तराखंड की ही हम बात कर लें, हाल फिलहाल में रुद्रपुर मेडिकल नर्सिंग का जो मामला आया आपने भी देखा, और पश्चिम बंगाल में भी इस तरह के हालात हुए हैं, तो क्या माने, क्या कानून व्यवस्था पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? देखिए, कानून व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था थी, वो कानून व्यवस्था सरकार के लिए काम करने में व्यस्त हो गई है, कहीं चुनाव में लग जा रही है। जो प्रशासनिक व्यवस्था है हमारी, खासकर पुलिस की, वो कहीं चुनाव में जाकर जो है कि लोगों को भगा रही है, बदता कर रही है, कहीं वो जो है खनन में जाके लोगों को धमका रही है, कहीं वो ज़मीनों के मुद्दे मामलों में जो है समझौते में पड़ी हुई है, कहीं जो है कि अन्य जो है चीज़ें हैं उनको चलाने में लगी हुई है। वो कानून देख कहाँ पा रहे हैं? वो तो सरकार की कठपुतली के तौर पर वसूली में लगे हुए, मुख्य रूप से हम कहें तो अलग अलग तरीके से। आप बताइए क्यों अपराध बढ़ रहा है? अपराध इसलिए बढ़ रहा है कि अपराधी को संरक्षण मिल रहा है, कहीं खनन के रूप में मिल रहा है, कहीं भूमाफियाओं के रूप में मिल रहा है, कभी शराब तस्करों के रूप में मिल रहा है। तो इसलिए जो है कि जिनको कानून व्यवस्था बनानी थी वही उनको संरक्षण दे रहे हैं, तो अपराध के लिए अपराधियों का हौसला बढ़ रहा है और लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में जघन्य अपराध जो हो रहे हैं महिलाओं के साथ, डॉक्टर्स के साथ, अब वो सुरक्षा की भी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको सुरक्षा भी दी जानी चाहिए। सुरक्षा दी जानी चाहिए। अब सुरक्षा की उम्मीद करें किससे? जो सुरक्षा देने वाले हैं वही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, तो सुरक्षा मांगे किससे? ये सबसे बड़ा प्रश्न हो गया। जो व्यवस्थाओं पर लोगों का भरोसा था वो धीरे धीरे खत्म होता दिखाई दे रहा है, और ये व्यवस्थाओं पर भरोसा खत्म होना, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, कहीं कभी आपको देखा कि पूरा जिले का तबादला हो गया, ट्रांसफ़र हो गया? नहीं। हम 19 विधायक सदन में एक एसएसपी के खिलाफ मांग करते रह गए, लेकिन सरकार के कानून में जू नहीं रहेगी। 19 लोगों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन एसएसपी नहीं हटाएंगे। क्यों भाई? सरकार के पास और होनहार अधिकारी नहीं है। तो ये साफ साफ दिखाई देता है क्या है। आज आप तहसीलों में चले जाएं, आप ब्लॉक में चले जाएं, आप जो है थानों में चले जाएं, आप जो है डीएम कार्यालय चले जाएं, खुलेआम जो है कि कई गुना जो है कि करप्शन बढ़ गया है। बिना कुछ दिए कोई हिलने को तैयार नहीं। ये परिस्थितियां साफ हैं। भ्रष्टाचार इस चरम तक चला जाएगा, कभी हमने कल्पना भी नहीं करी थी। आपदाई जैसे हालात भी हैं उत्तराखंड में, और देखा भी जा रहा है कि केदारनाथ में भी अभी हाल फिलहाल में रेस्क्यू जारी है, और पैदल मार्ग तो अभी तक खैर नहीं बन पाया है। लेकिन ऐसे में क्या माने कि एक तरफ आपदाएं हैं, दूसरी तरफ गैरसैंण में सत्र कराना? देखिए, सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सारे काम करती है। अब कहती है हमने इतने आपदा आ गई, मुझे तो अभी अनऑफिशियली मैं कहूँगा कि भाई केदारनाथ तक अभी पैदल यात्रियों को नहीं रास्ता बन पाना, ये भी सरकार की असफलता है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ ये भी कह रही है बीजेपी कि हम चाहते हैं कि जो पंचायत चुनाव है और जो निकाय चुनाव है वो साथ साथ हो जाए, तो उसको विपक्ष किस रूप में देखता है? देखिए, पहले तो चुनाव समय पे करा लें, ये बड़ी बात है। अब माननीय उच्च न्यायालय को इंटरफेयर करना पड़ रहा है चुनाव में भी, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी जो गंभीरता से सरकार चला रही है, और जिस उपेक्षा उन्हें जनता ने उन्हें चुना था, उस पर कैसे खरी उतर रही है। हम तो स्वागत करते हैं, दोनों चुनाव साथ कराइए आप। कम से कम लोगों को इस संविधानिक व्यवस्था में भरोसा तो कम मत होने दीजिए। सरकार जो है कि किसी जगह पे तो दिखाए कि हम ठीक हैं। चलिए भाई, आप नहीं करा पाए नगर निगम नगर पालिका, अब कम से कम पंचायत चुनाव भी साथ करा के ये दिखा दीजिए, चलो हमने पंचायत तो समय पे करा दिया। तो सरकार की मंशा कहीं मुझे ऐसी दिखती नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें भी उनका कोई खेल होगा। आपके नेता राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लगातार वो बार इस विषय को उठाते रहे। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और छोटे स्तर पर बड़े स्तर पर कर रहे हैं। कार्य मंत्रणा की बैठक में बिना चर्चा के हाउस का पूरा प्रोग्राम तय कर देना, ये लोकतंत्र की हत्या का सबसे पहला प्रमाण मैं आपको कहता हूँ। क्योंकि कार्य मंत्रणा की बैठक पक्ष विपक्ष से इसलिए बताई जाती है कि चर्चा करते हैं, और कब तक हाउस चलेगा, क्या चलेगा, उससे बात होती है। ये तो पूरा प्रोग्राम दे देते हैं पहले, फिर कार्य मंत्रणा की बैठक करते हैं। तो कार्य मंत्रणा की बैठक का क्या मतलब है? ये लोकतंत्र के हत्या का पहला सबूत मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। नगर पालिका और नगर पंचायतों को चुनाव को समय पर न करा पाना, उच्च न्यायालय का इंटरफेयर होना, ये लोकतंत्र की हत्या है। अब पंचायत चुनावों कितना आगे ले जाएंगे, ये लोकतंत्र की हत्या है। जो संवैधानिक व्यवस्थाएं बनाई हैं, जो कानून व्यवस्था बनाई है, वो सब कहीं न कहीं ध्वस्त होती दिख रही है, और लोगों का उनमें से भरोसा उठ रहा है, और तेज़ी से उठ रहा है। और जिस दिन लोगों का भरोसा उठ गया तो इन सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी, और हमारे हालात क्या होंगे ये मैं आपको कह नहीं सकता।
राज्य सरकार अपनी पीठ भी थपथपाती है कि 3 सालों में हमने नकल विरोधी कानून दे दिया, दंगा विरोधी कानून दे दिया, साथ ही कई ऐसे कानून बना दिए जो ज़रूरी थे। देखिए, सरकार तो अपनी पीठ अपने आप थपथपाती है। नकल विरोधी कानून बनाया आपने, और कानून में क्या कहा? जो बच्चा शिकायत करेगा यानी अफवाह फैलाएगा, उसमें मुकदमा लिख दिया जाएगा। ये आपके कानून का पहला प्रारूप है। आप ये कहते हैं कि अगर नकल हो रही तो आप सबूत के साथ लेके आएँ, तो फिर आपकी जाँच की एजेंसियाँ क्या है? जब किसी को संदेह हो गया, शंका होगा, वो शिकायत करेगा, उस शिकायत को जाँच करना तो सरकार की व्यवस्था है। आप उस पर ही मुकदमा लिख देंगे, तो कैसा ये नकल विरोधी कानून है? ये नकल विरोधी कानून नहीं है, ये नकल माफियाओं को बचाने के लिए। अगर ये नकल विरोधी कानून होता तो सरकार को अपने संगठन से अपना स्वागत नहीं कराना पड़ता। युवा करता, प्रदेश का बेरोजगार युवा सरकार का स्वागत करता, जो कहीं नहीं दिखाई दिया। उनके संगठन ने स्वागत किया। और मैं तो कह रहा हूँ उनके संगठन के युवा भी अगर इस कानून को पढ़ेंगे और ये कहेंगे, उसमें देखेंगे, आज तक नकल विरोधी कानून से एक युवा पर मुकदमा हुआ है हमारे प्रदेश में, कि उसने कहा कि सील टूटी हुई थी। बोले तुम अफवाह फैला रहे हो। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि जो अपराधी से पकड़कर युवा आपको दे तब आप मानेंगे। तो सरकार ने नकल माफियाओं को संरक्षण देने के लिए नकल विरोधी कानून बनाया है। मैं साफ साफ खुले शब्दों में हर जगह ये बात कहता हूँ और इसमें सच्चाई है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से बोल रहे हैं कि यूसीसी के लिए भी कि अच्छा कानून रहेगा आने वाले समय में। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता कानून, क्या उम्मीद थी लोगों को? कहीं कुछ दिखाई दिया? उत्तराखंड को और जो है लिविंग रिलेशन के लिए जो है उन्होंने लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, हमारी देवभूमि को, जिसको जो है देवभूमि के नाम पे नाम जाता है, उसको कहीं न कहीं ये कानून लाकर शर्मसार करने का काम किया है। मेरा मानना ये है कि लिविंग रिलेशन को जो है आप जो है यहाँ अवैध कह रहे हैं, आप कह रहे हैं एफिडेविट दीजिए, रहिए, बहुत सारी बातें हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है कि लोगों को बांटने के लिए सब चीज़ें ला रहे हैं। कहीं इनका उद्देश्य जनहित के लिए, जन सुरागकार के लिए, जन उत्थान के लिए कोई भी चीज़ ये नहीं कर रहे हैं। सर, अंतिम सवाल ये भी है कि जिस तरह से आपसे यात्रा चली, केदारनाथ तक आप यात्रा लेकर के जाने वाले थे, लेकिन नहीं पहुंच पाए, वो यात्रा कंप्लीट नहीं हो पाई। अब ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी भी आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे यात्रा कराने के लिए, संपन्न कराने के लिए। ये यात्रा का जो प्रारूप है, जो चीज़ें हैं, वो आदरणीय अध्यक्ष जी और संगठन का मामला है, तो इसमें मेरे को बहुत जानकारी में नहीं है। अगर वो कह रहे हैं तो ज़रूर वो लोग आएंगे। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। भुवन कापड़ी जी को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे चर्चा कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। भाजपा विधायक खजान दास जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मानसून का सत्र होने जा रहा है, किस तरह की तैयारियां भी हैं, और क्योंकि विपक्ष भी पूरी लिस्ट लेकर के तैयार है सवालों की, सरकार कितना तैयार है? देखिए, मानसून का सत्र अभी 21 तारीख को गैरसैंण में प्रारंभ होगा और पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी तैयारी के साथ सदन में रहेंगे। कांग्रेस या माननीय सदस्य कोई भी उनके मन में संशय है, कोई अपने सवाल पूछना चाहते हैं, उन सवालों का जवाब संतुष्टिजनक दिया जाएगा। और अनुपूरक बजट भी इस सत्र में आने वाला है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण रहेंगे। लेकिन विपक्ष बार बार यही सवाल उठा रहा है कि मात्र 3 दिन का सदन है, इसकी अवधि बढ़ा देनी चाहिए थी, ताकि जो विपक्ष है वो अपने सवाल सरकार के सामने रख सके, जनता के मुद्दे उठा सके। देखिए, सदन का कामकाज कार्य मंत्रणा समिति तय करती है और जितना वर्क होगा उस हिसाब से सदन बढ़ाना घटाना होता है। तो जितना काम होगा, जिस प्रकार से भी काम होगा, अगर काम ज़्यादा होगा तो सदन का अवधि बढ़ाने के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष पूरी तरह से तत्पर हैं, वो तैयार हैं और बढ़ा भी सकती हैं। और यदि काम नहीं होगा तो फिर तो जो हमने नियत किए हैं 3 दिन, तो उसी में ही सत्र हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह का, वो भी तो सरकार में भी रहे हैं, सत्ता चलाई है, वो भी सब जानते हैं कि कामकाज के ऊपर ही सदन निर्भर होता है। उत्तराखंड में सर, जैसे आपदा जैसे हालात भी देखने को मिले, इससे पहले केदारनाथ में आपदा आई, अभी भी रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है, पैदल मार्ग बनाने की कवायद जारी है, और ऐसे में विधानसभा सत्र भी होना है, गैरसैंण में पहाड़ी एरिया है, तो क्या मानते हैं कि चुनौतियाँ रहेंगी? देखिए, चुनौतियां तो हुई है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और इसलिए इस समय चाहे
कुछ भी हो, आंधी तूफान बारिश आपदा आए, परंतु सत्र गैरसैंण में ही होना है, क्योंकि लंबे अवधि के बाद सत्र गैरसैंण में होने जा रहा है। इसलिए अब ग्रीष्मकालीन राजधानी जो गैरसैंण को घोषित किया है, उसके अनुरूप हमको सत्र करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि पहाड़ की तमाम जो समस्याएं होती है वो पहाड़ में ही उसका जो है निराकरण हो, तो इसलिए सत्र वहीं पर होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं कि मैं धरना उपवास पर भी बैठूंगा 3 दिन लगातार गैरसैंण के बाहर ही। देखिए, माननीय हरीश रावत जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है और वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं इस प्रदेश के, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और वो 1980 के दशक के माननीय सांसद भी रहे हैं और बहुत ही अनुभवी आदमी हैं। अब थोड़ा सा सत्ता नहीं होने के कारण अब इस तरह की बातें वो करते रहते हैं कि धरना प्रदर्शन अपने आप को हाईलाइट करना, ये उनका अब काम रह गया है। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि महिलाओं के साथ अपराध काफ़ी बढ़ते नज़र आ रहे हैं, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे हम फिर उत्तराखंड की ही क्यों ना बात करें। उत्तराखंड में भी देखने को मिला है कि उधम सिंह नगर में एक नर्सिंग स्टाफ के साथ जिस तरह से पहले उसका रेप हुआ फिर मर्डर हो जाता है। किस रूप में आप इसको देख रहे हैं और राज्य सरकार क्या कार्य कर रही है? देखिए, ये बड़ी दुर्घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड राज्य में या किसी भी राज्य में नहीं घटित होनी चाहिए। और डॉक्टर के साथ और नर्सिंग स्टाफ के साथ जो घटनाएं घटी है उसकी हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं और ऐसे लोगों को किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं चाहिए। इनको तो सीधे सीधे सूली में लटकाना चाहिए, इनको फांसी देनी चाहिए और इनको गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक समाज को इस तरह से क्या देना चाहते हैं ऐसे लोग, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई कर रही है। और अभी आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है और 25 लोगों की टीम, सीबीआई की टीम अभी कलकत्ता भेजी है और 2-3 भागों में वो काम कर रही है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी इसका खुलासा भी होगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सर, उत्तराखंड में ही अगर बात करें तो कानून व्यवस्था को किस तरह से करने की कोशिश कर रही है कि काम ठीक हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हो? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड को लेकर के सजग है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम किसी भी प्रकार का अपराध को संरक्षण देने वाले को भी नहीं बख्शेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जब हल्द्वानी का इस तरह से आपने देखा होगा कि पत्रकारों के ऊपर, पुलिस के ऊपर जिस तरह से वहाँ पर घटनाक्रम जो हुआ है, ऐसे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की और आने वाले समय में भी जो इस तरह का उत्तराखंड को देवभूमि को कलंकित करने का कोशिश करेगा उसको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह से निर्णय लिया है और उस निर्णय के तहत पूरे सजगता से हमारी पुलिस प्रशासन काम करेगा। सर, जिस तरह से बीजेपी के लीडर सब कह रहे हैं कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव साथ साथ होने चाहिए, ऐसे में समय भी बचेगा और संसाधन भी जो हमारे पास है उनका बेहतर उपयोग हो सकेगा। देखिए, पंचायत चुनाव भी उसकी अवधि भी अक्टूबर में है और निकाय चुनाव तो 1 साल तक खिंच गया है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने थे। लोकसभा के चुनाव के तहत आदर्श आचार संहिता लगी थी और लोकसभा के चुनाव हुए और अब पंचायतों के चुनाव भी और निकाय के चुनाव भी, जो जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी हम सब का ये कहना है कि एक साथ कर देंगे तो खर्चा भी कम होगा और चाहे स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का, स्थानीय निकाय का चुनाव हो और चाहे पंचायतों का चुनाव हो, तो इसी के तहत होना भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। केदारनाथ में भी उपचुनाव होने हैं, वो भी क्या पीछे टलेंगे या फिर समय पर होंगे? देखिए, केदारनाथ का चुनाव जहाँ तक सवाल है, अभी अभी माननीय विधायिका जी का निधन हुआ है और उसकी अवधि 6 माह की होती है कि 6 माह के अंतराल में आपको चुनाव करवाने होते हैं। इसलिए जब भी चुनाव आयोग चाहेगा तब चुनाव करा लें। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले से यूसीसी को लेकर के बोला है कि यह एक अच्छा कानून भविष्य में होगा ये साबित। देखिए, यूसीसी को लेकर के समान नागरिकता कानून जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो कहा था 2022 के चुनाव में, कहा था जनमानस के बीच में जाकर के कि हम
यूसीसी लाएंगे, समान नागरिकता कानून लाएंगे, वो उन्होंने पूरा किया है। और आज देश ने भी माना है कि ये पहला राज्य बन गया है और माननीय मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इसको अक्टूबर माह से हम इसको लागू करेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की और हमारी सरकार की है। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। खजान दास जी को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।